जो अब खास मेहमान हमारे साथ पैनल में मौजूद रहने वाले हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। मेयर मंगलेश श्रीवास्तव, प्लीज आप मंच पर आए। मंगलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही इंजीनियर परवीन निषाद जी हमारे साथ रहेंगे जो कि सांसद है संत कबीर नगर से, आपका भी बहुत स्वागत है। और एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह, आप भी प्लीज मंच पर आए। पहले इन दोनों खास मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसके बाद पैनल की शुरुआत करेंगे परवीन निषाद जी से और साथ ही मंगलेश श्रीवास्तव जी से। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं और अब तो चूंकि 17 के 17 निगम बीजेपी जीत चुकी है, अब उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। अजीत, आप प्लीज मंच पर ही रहें जो इस पैनल को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे। और अब चर्चा की शुरुआत करने हम जा रहे हैं। आप गोरखपुर को लेकर कई सारे डिस्कशन को सुनेंगे और साथ ही संत कबीर नगर को लेकर भी जानेंगे यूपी की सियासत को लेकर भी। 24 में ज्यादा समय नहीं है, अब क्या उनकी तैयारी है, क्या रणनीति है, ये जानने के लिए दोनों खास मेहमान मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, ओवर टू यू। शुक्रिया आकांक्षा। हमारे साथ प्रवीण निषाद हैं, इंजीनियर हैं, गोरखपुर से भी ये सांसद रहे हैं और डॉक्टर संजय निषाद के बेटे भी हैं। इसके साथ ही डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव हैं जो गोरखपुर के मेयर हैं। तो सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर प्रवीण निषाद से इंजीनियर प्रवीण निषाद से करते हैं। आपके पिताजी अभी आए थे, बहुत देर हमने चर्चा की, लेकिन एक सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया कि क्या इस बार आप अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुद्दा है, वो किसको कब कहाँ से लड़ाने का काम करते हैं। पार्टी बनी है और हम लोग पार्टी के जो नियमावली है उसके तहत हम लोग काम करते हैं और हम लोग एनडीए के घटक दल हैं और बड़े भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है। जैसा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगी उसका हम लोग अनुपालन करके जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। बीजेपी का पूरा फोकस पूर्वांचल पर है। पूर्वांचल में आप उनके साथ हैं, प्रिया पटेल उनके साथ हैं, ओम प्रकाश राजभर को भी ले आए, दारा सिंह चौहान से भी आप लोगों ने इस्तीफा दिला दिया। आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, घोसी में पूरी ताकत आपने लगा दी। तो पूर्वांचल के बाद पश्चिम भी मजबूत करना है। तो पूर्वांचल में ठीक है, आपने खूब बहुत बड़ा सम्मेलन कर लिया, यहाँ स्थापना दिवस मना लिया, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया आपने। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जो आपका एनडीए है, जो गठबंधन है, कैसे इंडिया का मुकाबला करेगा? निश्चित तौर पर जो हम लोगों ने काम किया, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के तहत हम लोगों ने तकरीबन 6 साल काम किया। उसके बाद 2016 में निषाद पार्टी बनी और हम लोग गांव-गांव जाकर अपने जो समाज हैं, एक वकील के रूप में हम लोग गांव में घुसे, उनको उनके अधिकारों के बारे में जनाने का काम किया कि जो समाज विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर था, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं था। 5 साल बीत जाने के बाद नेता और पार्टी उनके बीच में जाते थे, उनका वोट लेने का काम करते थे, उसको फिर उसके बाद उनको तेजपत्ते जैसा सब्जी में जैसे तेजपत्ता होता है, उस समाज को निकाल के फेंक दिया जाता है। लेकिन माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने काम किया, निषाद समाज ने काम किया, एक ताकत के रूप में हम लोग। काजल निषाद ने बहुत दिक्कत की, बगल में बैठे डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव साहब के सामने जब चुनाव हुआ तो पूरा बहुत आबा काबा फैला, उन्होंने कई बार विवाद की भी स्थिति आई। तो निषाद वर्सेस निषाद, अखिलेश यादव भी पीछे नहीं हट रहे हैं, आपकी काट ढूंढ रहे हैं वो लगातार। निश्चित तौर पर हम तो चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े और समाज के लोग जागरूक हों और अपने अधिकारों के बारे में जाने और सरकार के साथ उन योजनाओं का लाभ लें जैसे अन्य समाज के लोग लेते आ रहे हैं। हमारा समाज आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज आपको देखने को मिल रहा होगा किसी गोरखपुर में तकरीबन 16 पार्षद हैं, निषाद समाज के विधायक हैं, निषाद समाज के सांसद हैं। ये पिछले 10 वर्षों के पहले दिखने को नहीं मिलते थे। पूरे पूर्वांचल में 1-2 विधायक नज़र आ जाते थे या सांसद कोई बन जाता था, ये उनके लिए गौरव की बात होती थी। लेकिन आज हम लोग गौरवशाली महसूस करते हैं अपने आप को कि माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठ के अपने समाज की समस्याओं को अवगत कराते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर, माननीय अमित शाह जी के साथ बैठकर अपने समाज की उन समस्याओं के निस्तारण के लिए काम करते हैं। डॉक्टर मंगलेश, अब आपसे सवाल, चूंकि इस बार तो मेयर की सीट आपने निकाल ली, इवन यही सीट नहीं 17 के 17 निगमों पर कब्जा आपने जमाया है, बीजेपी ने जमाया है। अब चूंकि आपके हिस्से में आ गई है, गोरखपुर की हम बात करें ये निगम की, तो अभी प्राथमिकताएं आपकी क्या है और किन किन चीजों पर इस वक्त आपका फोकस है गोरखपुर को लेकर? देखिए, एज ए मेयर, एज ए महापौर जो है, जो भी शहर की प्राथमिकताएं होती हैं वो कुल हमारा काम जो है कि सड़क जितनी भी हो वो बेहतर रहें। और गोरखपुर में सबसे बड़ी भौगोलिक स्थिति की समस्या ये है कि यहाँ पानी का जमाव बहुत होता है और मैं समझता हूँ कि यहाँ बैठे सभी लोग इस बात को तस्दीक करेंगे कि इस वर्ष अगस्त में काफ़ी
पिछले 16 वर्षों में जो है सबसे ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन कहीं भी 1 घंटे से ज़्यादा पानी रुका नहीं। तो ये हम लोग इसी लेकिन कार्यों पे अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि आप हर एक गली मोहल्ले में देख लीजिए गोरखपुर में। ट्वीट कर दिया उन्होंने, ट्वीट हाँ। करके पूरा निशाने पे साधा कि सीएम सिटी है, पानी भरा है। अगर वो खुद आके देखे होते तो ठीक है, जिस समय बारिश हो रही है, अगर आपने उस ट्वीट को देखा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो है उसकी विंड स्क्रीन पे पानी की बूंदें पड़ रही थी। जब बारिश होगी उस समय तो रहेगा ही, लेकिन अगर 1 घंटे बाद भी बारिश का पानी रुका रहे तब हम ये मान सकते हैं कि निश्चित तौर से हमारी कहीं ना कहीं कमी है। और लकीली जो है हमारे नगर आयुक्त ही इज़ वेरी गुड पर्सन एंड ही इज़ डूइंग हिज जॉब वेरी एक्सेलेंट इन ए वेरी एक्सेलेंट मैनर। और हम दोनों पूरे शहर को घूम कर देखा, हम लोगों ने जैसे ही ट्वीट आया उनका, और पूरे शहर को देखा, और आप कहीं भी आप दिखा नहीं सकते थे कि जो है इस तरह की जल जमाव हो कि जिसकी समस्या लोगों को आ रही हो। और लोगों ने उनके ट्वीट पे जो रीट्वीट भी किया था वो भी आपने पढ़ा होगा कि ज़्यादातर लोगों ने, अगर विद्वेष की भावना रखते हुए ना ट्वीट किया हो तो ज़्यादातर लोगों ने इस चीज़ को नकारा था। सर, इंदौर देश के टॉप शहरों में आता है, नंबर 1 पर आता है, गोरखपुर क्यों नहीं आ सकता? या फिर मैं मानती हूँ कि पहले के अकॉर्डिंग बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत कुछ बदलाव भी हुआ, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी है, तो इसे स्वच्छ और सुंदर बनाने के आप क्या करें? निश्चित तौर से आप देखिएगा कि अगर आप पिछले 5-6 साल के पहले आए हों गोरखपुर तो आपने देखा होगा कि सड़क पे हर जगह कूड़ा दिखता था। और इस पिछले 5 वर्षों में, मैंने ये नहीं कहता कि 1 महीने में मैंने कर दिया है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में भी काफ़ी सुधार हुआ है। और इस समय तो हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं, और एकदम जीरो तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक ये कम हो गया है। और आने वाले कुछ ही समय में आप देखेंगे कि अभी हम लोगों ने एनटीपीसी के साथ अभी हाल ही में करार किया है, जो 30 वर्षों तक हमें ये सुविधा गोरखपुर को निःशुल्क देने का एक करार हुआ है। और ये जो करार है, मैं समझता हूँ कि वो गोरखपुर के लिए एक वरदान साबित होगी, और हम और अच्छे से कूड़ा प्रबंधन कर पाएंगे। इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के सीएम बनने के बाद से गोरखपुर को अलग अलग सौगात देते रहे। अभी 650 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया 2 दिन पहले। तो आपको लगता नहीं कि 6 साल पहले वाला गोरखपुर और आज वाले गोरखपुर में बहुत फर्क है? निश्चित तौर से फ़र्क है। ये तो मैंने पहले ही आपको कहा कि अगर आप 5-6 साल पहले आए हो तो आपने देखा होगा कि एक गोरखपुर का जो स्वरूप था इस पिछले 5-6 वर्षों में काफ़ी हद तक बदल गया है। चाहे तो आप कोई सी भी परियोजना देख लें, आप अगर नौका विहार की ओर जाएं तो आज वहाँ मेला लगता है, और एक ज़माने में वहाँ जाने में लोग डरते थे, और शाम होने के बाद तो हमें लगता है कि वहाँ खाली शराबियों और रामगढ़ ताल जुआरियों की का- बात कर रहे हैं जी, आप? उस जी, इलाके में 5 बजे के बाद लोग नहीं जाते नहीं थे। जाया करते थे। अभी स्थिति बदल गई है। निश्चित तौर से बदली है। आप कभी भी आप जाके देखें तो वहाँ रात में 9-10 बजे तक लोग जो है वो मेला लगा रहता है। मैं समझता हूँ कि रोज ही लगभग जो है आप वहाँ 4-5 हज़ार लोगों की संख्या देख यानी सकते हैं। आप इसे एक पर्यटन नगरी के तौर पर भी क्या विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित तौर से कुछ हमारे पर्यटन स्थल होंगे तभी तो वहाँ हमारे जो परिवार हैं और बच्चे वो कुछ बेहतर चीज़ें देखेंगे और उन चीज़ों का अनुभव करेंगे, तभी तो बेहतर एक गोरखपुर हम बना पाएंगे। बिल्कुल। प्रवीण जी, प्रवीण निषाद जी से सवाल है कि आप तो गोरखपुर में बारे में भी जानते हैं, पहला चुनाव आप यहीं से लड़े। अब आपको लगता है कि ये पूरा पूर्वांचल, जिस बेल्ट से आप लोग आते हैं, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर इंक्लूडिंग लेके, आने वाले 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें अखिलेश यादव यानी उनका जो पीडीए है, पूरा का इंडिया जो अब बन गया, पूरा फोकस इसी क्षेत्र में है। वो ये कह रहे हैं कि हम ऐसे प्रत्याशी उतारेंगे, या फिर आपकी पार्टी से जोड़ तोड़ की राजनीति बहुत चल रही है, उसमें निषाद पार्टी कहाँ खड़ी है? निश्चित तौर पर एनडीए के साथ निषाद पार्टी है, और जो क्योंकि हम लोग बहुत करीब से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े भी थे, काम भी किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा में अंतर था। पीडीए जो नाम लेते हैं, अगर वास्तव में वो पीडीए का काम किए होते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो नाम लेते हैं, तो 17 में दूर नहीं हुए थे, और फिर पुनः 22 में भी दूर नहीं हुए थे सत्ता से। जनता उनको सरेआम नकार चुके, और जनता एक समाज है, समाज के बीच में हम जाकर उन सरकारी योजनाओं जो उनके जन कल्याण के लिए बनी है उनको बताने का हम लोग काम करते हैं। मैं सांसद हूँ, पार्टी के विधायक, पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, बूथ लेवल का एक कार्यकर्ता, जो काम मैं करता हूँ
वही काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, वही काम बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी करता है। इससे पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ जनमानस में जाकर उन योजनाओं को प्रसारित करने का काम कर रही है और सीधे जनता पार्टी से जुड़ रही है और पार्टी से लाभान्वित हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार अजीब अजीब तरह के बयान देते हैं, हिंदू धर्म को लेकर, रामचरितमानस को लेकर बोलते हैं। प्रवीण निषाद इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्या सिर्फ एक वर्ग विशेष की राजनीति करने की कोशिश हो रही है, उन्हें साधने की कोशिश हो रही है, या फिर कुछ और ही यहाँ पर नजर आ रहा है आपको? देखिए, मेरा मानना है कि समय समय पर हमारे धर्म के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर कुठाराघात किया गया और इससे हमारे देश का नुकसान हुआ। और जिस रामचरितमानस की वो बात करे, उसी रामचरितमानस में हमारा इतिहास निहित था। सिंगेरपुर का किला जो इलाहाबाद से 23 किलोमीटर पहले लखनऊ रोड पे है, 3.5 किलोमीटर का एक गौरवशाली निषाद राज जी का किला आज के दिन में मिला है हम लोग को। और हम लोग 2013 से लगातार हर वर्ष 2 बार हम लोग वहाँ पे जाते हैं, अपने भगवान निषाद राज जी की पूजा करते हैं। और एक मित्रता का संदेश वहाँ से गया था भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान निषाद राज जी का। और आज के दिन में हम वहाँ पर 53 फीट की प्रतिमा लगाकर पूरे विश्व में एक संदेश मित्रता का देना चाहता है कि जब निषाद राज और भगवान श्री रामचंद्र जी एक साथ थे, एक गुरुकुल में थे, तो पूरे विश्व में राम राज्य था, तो उसकी स्थापना करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान है, ये समाज को भ्रमित करने का काम। वो तो ये कहते हैं कि बीजेपी या उनसे जुड़े जो दल हैं एनडीए में धर्म की राजनीति करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो मंदिर मस्जिद करते हैं, वो पोलराइजेशन करते हैं और अंत में कह देते हैं कि यही राष्ट्रवाद है। नहीं, देखिए, राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना आज माननीय मोदी जी ने डाली है, माननीय महाराज जी ने जो हम लोग के अंदर आत्मसम्मान को जगाने का काम किया है, कि जब एक आवाज़ में हम लोग अपने घर से बाहर निकलकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका निर्देश होता है, अगर हर घर तिरंगा यात्रा माननीय मोदी जी ने कहा, पार्टी ने कहा, हमारी विचारधारा और सभी लोगों ने, चाहे वो युवा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे गांव का किसान हो, हमारी माताएं बहनें हैं, सभी लोग अपने घरों पे तिरंगा, अपने भारत देश का सम्मान को बढ़ाने का काम किया और भारत माता की जय बोलने का काम किया। यही बात तो कहते हैं कि कभी मेरा माटी मेरा गांव, कभी आप तिरंगा यात्रा निकालते हैं, अभी सौर यात्रा की बात हो रही, वो यही कहते हैं कि पहले अयोध्या, फिर काशी, फिर मथुरा, फिर आपका जो प्रयागराज का सिंहेश्वर धाम है, हर चीज को धर्म से जोड़ते हैं और धर्म को जोड़कर फिर वो राजनीति की पिच पर आते हैं। और वहां जो है विपक्ष वो सेल्फ गोल कर देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग बयान दे देते हैं कि बद्रीनाथ पर भी उठा देते हैं सवाल कि वो तो बौद्ध मठ था। निश्चित ही उनको इतिहास अपने भारत देश का जानना होगा और पढ़ना होगा कि 700 वर्षों तक मुगलों ने इस देश पर राज किया, तकरीबन 350 साल तक अंग्रेजों ने राज किया। तो इन कार्यकाल में तकरीबन 1000 साल में क्या क्षति भारत को हुई, क्या क्षति हिंदुस्तान को हुई, इसके बारे में कभी वो चर्चा नहीं करते हैं। आज जो वर्तमान परिवेश बदल रहा है, सभी लोग एक सुर में, एक आवाज़ में अखंड भारत के निर्माण के लिए अगर एकत्रित हो रहा है तो उनको कष्ट हो रहा है। यह कष्ट क्यों होना चाहिए? वो भी तो इस भारत देश के नागरिक हैं, वो भी तो इसी माटी में पले बड़े हैं। वोट की राजनीति है ये, निश्चित तौर पर वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। सर, आपसे सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन को कितना जरूरी आप देश के लिए समझते हैं? मुझसे निश्चित तौर से ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो एक हमेशा एक आरोप ये भी लगता रहता है कि जो है ये हर समय चुनाव ही चलते रहते हैं। तो ऐसे में हमारी जनता का, हमारी सम्मानित जनता का जो एक समय बचेगा, वो निश्चित तौर से वो बहुत बेहतर होगा। लेकिन विपक्ष तो यही कहते हैं कि ये सिर्फ बीजेपी वाले ये सब चुनाव के आसपास ही करते हैं इस तरह की चीजें, जब चुनाव आ जाते हैं तो ये इस तरह की चीजें कर देते हैं, जनता को बरगलाते हैं। अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं कि गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं आप आपसे। ध्यान भटका देते हैं। वो कहते हैं कि हम मुंबई में बैठक कर रहे हैं, यहाँ अनाउंस हो गया कि अब वन नेशन वन इलेक्शन आएगा, कमेटी भी गठित हो गई। देखिए, वही मैंने कहा ना कि इन चीज़ों को ध्यान तो वो भटकाना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि वो पहले ही बोलते रहते हैं कि साहब ये क्या नाम है, हर समय ही चुनाव होते रहते हैं, तो कभी तो ये आएगा, तो जब आएगा तब आप फिर कहोगे कि साहब चुनाव आ गया। तो चुनाव जब चल रहे हैं तो अगर ये एक वन नेशन वन वोट की जो अगर ये हमारा संस्तुत होके और ये बेहतर तरीके से आ जाता है तो वो आखिर तो फिर तो 5 साल बाद ही आएगा, फिर तो नहीं आने वाला ना। सेम सवाल आपसे कि क्या कहते हैं आप वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि विपक्ष हाय तौबा मचा कर रखा है। उनको लगता है कि जब भी इलेक्शन आता है आप लोग कुछ न कुछ ऐसी तैयारी कर देते हैं, ऐसी रणनीति बना देते हैं कि वो बाउंस हो जाते हैं। निश्चित तौर पर कि आज अगर हमारा भारतीय संविधान हमारी रक्षा के लिए बना है, हमारी सुरक्षा के लिए बना है और जनमानस
के फायदे के लिए बना है। किसी भी कानून को, क्योंकि हम लोग कानून निर्माता हैं, संविधान को सदन को कहा जाता है कि कानून निर्माता, तो हम उस सदन के अंदर बैठकर उस ऐसे कानून को स्थापित करने का काम करते हैं जिससे राष्ट्र का भला हो, देश का भला हो और देश में रहने वाले नागरिकों का भला हो। तो वन नेशन वन इलेक्शन से निश्चित तौर पर जो संपत्ति है देश की, जो पैसा खर्चा होता है, सरकारी धन जो व्यय होता है, ये दूसरे काम में, उनके जनहित के कार्यों में लगेगा। और हम लोग खुद ही पार्टी में हैं और हम हर 1-1.5 साल बाद चुनाव में जाते हैं। मैं 19 में इलेक्शन लड़ा था, वहाँ से संत कबीर नगर से, फिर 1 साल बाद आया तो फिर उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का नोटिफिकेशन आ गया, जिला पंचायत प्रधानी का चुनाव, फिर उसके 1 साल बाद विधानसभा का चुनाव आ गया, 1.5 साल बाद फिर मेयर नगर पंचायत का चुनाव आ गया, फिर अब विधानसभा का, फिर लोकसभा का चुनाव रही है। तो पूरा समय 5 साल चुनाव में बीत जाता है। तो एक मोनोपोली के तहत एक हम लोग काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और ये स्थापित होकर, क्योंकि जनता का भी समय बचेगा और सरकार का भी समय बचेगा उनके क्रियान्वयन करने के लिए। मंगलेश जी, आपसे सवाल है कि गोरखपुर में ऐसा क्या नया करने वाले हैं जो गोरखपुर के लोग बैठे हैं, कि उनको बता सकें कि ऐसा नया रोड मैप क्या है। लगातार मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं, आप भी चुने गए और यहाँ से कई सारे लोग पॉलिटिकल राजनीति में है, निषाद पार्टी भी है, तो गोरखपुर में नया ऐसा क्या करने। कई सारे हम इंडस्ट्री के लोगों को सुन रहे थे, व्यापारियों को सुन रहे थे कि सबसे बड़ा मॉल बना रहे हैं, सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। शुरू में ही मैंने आपको बताया है कि नगर निगम का कुल कार्य जो होता है, जैसे कि आप घर कोई बना लेते हैं और उसको जो है समय समय पर रिनोवेट करना, उसको मरम्मत करना, तो उसी तरह से नगर निगम का भी यही काम है कि हमारी सड़कें बेहतर हों, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा रहे, जल जमाव न होने पाए और कूड़ा कहीं ना दिखे। मेन हमें लगता है कि नगर निगम के ज़िम्मे ये 3 काम हैं। अगर इन 3 कामों को बखूबी कर लेंगे तो आपने अभी जिक्र किया था कि जो है इंदौर, तो इंदौर बिल्कुल बनेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। स्वच्छ भारत मिशन तो खुद प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सॉरी, स्वच्छ भारत मिशन का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, खुद उस पर प्रधानमंत्री आप समय समय पर बोलते नजर आए हैं। निश्चित तौर से उन लोगों की भी प्रेरणा मिलती रहती है और कहीं ना कहीं अगर आप मैं पूछूं कि जो है नगर निगम का इसके अलावा क्या कार्य है, तो शायद कोई आप गिना नहीं पाएंगे। तो हम लोग जो है बेहतर शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो बेहतर रहे, इसी दिशा में हमें कार्य करना है। और सर, इसी यहीं पे अभी आते हुए जब हम लोग यहाँ इवेंट के लिए आ रहे थे तो रास्ते में एक फीमेल ही मेरे साथ थी, तो उन्होंने कहा कि आई थिंक मोहद्दीनपुर यहाँ कोई जगह है कि वहाँ बहुत ट्रैफिक रहता है, मतलब जल्दी निकलना है, तो उसके लिए कोई विकल्प आपके पास है? आप सड़कें तो सुधार रहे हैं, जिम्मेदारी इसकी भी मुझे लगता है आप पर होनी चाहिए कि अगर ट्रैफिक की स्थिति शहर में बनी हुई है तो उसके लिए कोई विकल्प आपने सोचा वहाँ के लिए? देखिए, ये कहीं एक पर्टिकुलर जगह के लिए पर्टिकुलर विकल्प होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं का जो है वो सारी सुविधाएं यहाँ ला के रख दी जाएं। तो हर जगह की भौगोलिक स्थिति अलग होती है और जैसे मोहद्दीपुर के लिए भी कहा आपने, उसमें भी कुछ तरह अभी काफ़ी पहले से काफ़ी रोड्स जो है बहुत बेहतर हो गई, बहुत चौड़ी हो गई हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर तो खुद मुख्यमंत्री, हमको लगता है कि हर महीने एक बार बैठक करते हैं और उसकी बाकायदा आदेश कॉपी आती है हम लोगों के पास, किसमें ये बदलाव होगा, ब्लैक स्पॉट चिन्हित होंगे, ट्रैफिक कैसे सुधरे, उसको लेकर कई सारे अधिकारियों पर एक्शन भी लिया उन्होंने। तो वही मैंने बताया ना कि जो निश्चित तौर से उसकी विवेचना हम लोग बार बार करते रहते हैं और जहाँ इस तरह की आवश्यकता आती है वहाँ पर बहुत सारे निर्माण कार्य किए जाते हैं। अभी अगर आपको गोरखपुर की भौगोलिक स्थिति ध्यान हो तो फातिमा चौराहे पे काफ़ी समस्या इस तरह की आ रही थी कि जहाँ पे मेडिकल कॉलेज जाने के लिए लोगों को असुविधा हो रही थी। तो वहाँ पे अभी आप सभी के ध्यान में होगा कि इस समय ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है और जिससे मेडिकल कॉलेज की ओर जाना और सुगमता से हो सके हमारे नागरिकों का, ये हमारी परिकल्पना है। और जहाँ भी जिस तरह की समस्या आती है उसके पीछे हम जो है लग के और उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। प्रवीण जी, आपसे सवाल आपकी सीट को लेकर, संसदीय क्षेत्र को लेकर, संत कबीर नगर को लेकर, वहाँ पर आप विकास का जो इस वक्त पैमाना है उसको कैसे देख रहे हैं? और आपकी तो सीट है तो आप वहाँ पर किस तरह से कार्य कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आम जनमानस को जन कल्याणकारी योजनाओं को कैसे उनके द्वार तक पहुँचे। एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने एक वर्ड दिया था पूरा, PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज़ टू द रूरल एरियाज़। तो हमारी सरकार वही काम करे, जो शहरों में सुविधाएं हैं वो गांव तक कैसे पहुँचे। अगर शहरों में पक्के मकान है तो हमारे गांव में भी पक्के मकान होने चाहिए। शहर में शौचालय है तो गांव में भी शौचालय होना चाहिए। अगर शहर में गैस सिलेंडर यूज होता है किचन में तो गांव
का जो किसान है वो भी गैस सिलेंडर यूज करे। शहर में अगर बिजली है तो गांव में भी बिजली होनी चाहिए। शहर में अगर पक्की सड़कें हैं, इंटरलॉकिंग है, तो गांव में भी वो होनी चाहिए। जो बड़े बड़े कस्बे हैं, नगर पंचायत बनाकर हम लोग को उसको विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया गया। अभी हमारे ज़िले में तकरीबन 4 नगर पंचायत हम लोगों ने नहीं बनाई, तो इससे विकास सीधे जनता के द्वार पहुँचने का काम करता है, उसमें हम लोग सहायक होते हैं। और जो बड़े मुद्दे होते हैं क्षेत्र की, जैसे हमारा बस्ती से BM सिटी मार्ग है, करमनी तक जाता है, 528 करोड़ रुपए की स्वीकृति अभी हम लोगों ने केंद्र सरकार से कराई। तकरीबन जो रेलवे लाइन है खैलाबाद से बहराइच जाती है, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, इन सारी समस्याओं, जैसे अभी हमारे वहाँ एक बहुत ही प्रमुख समस्या थी अंडरपास की। 10 साल से लोग संघर्ष कर रहे थे। हमारे वहाँ के व्यापारी बंधु वहाँ से पलायित हो रहे थे, लेकिन हमने रेल मंत्री जी से मिलकर ऊपर ओवरब्रिज है और नीचे अंडरपास भी स्वीकृत कराने का काम किया। लेकिन एक चीज में बहुत सारी जो शिकायतें आती हैं, हम लोग भी देखते रहते हैं, हम लोगों के पास भी लोग व्हाट्सअप करते रहते हैं, जनता की शिकायतों का निस्तारण, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री गंभीर रहते हैं। कई बार उन्होंने 15 जिले के जिलाधिकारियों को नोटिस भेज दिया, कई पर कार्रवाई हुई, दर्जन भर DM और SP हटाए गए। तो क्या जनता की शिकायतों का निस्तारण हो रहा है? निश्चित ही हो रहा है। हमारा वहाँ पे जनसंवाद कार्यालय है विकास भवन में, मैं खुद बैठता हूँ, हमारे माननीय विधायक जी लोग बैठते हैं, DM करते। देखिए, जनता की समस्या, हम एक पक्ष को देख के निर्णय लेते हैं, हम दूसरे पक्ष तक कभी पहुंचने का काम नहीं करते। तो एक पक्ष और दोनों पक्ष में एक पक्ष सही होता है और दूसरा पक्ष, तो एक पक्ष को न्याय दिलाने के लिए दूसरा पक्ष वो नाराज होगा। जैसे बात तो सरकार भी कहती है कि संवाद बना रहना चाहिए, संवाद टूटना नहीं चाहिए। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, मुख्यमंत्री को कहा जाता है कि सभी धर्म गुरुओं से बात की जाए, जो आपसी समन्वय है, गंगा जमनी जो तहजीब है, वो बनी रहनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। क्या वो गैप भर पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि कई बार जैसे छोटी सी घटना हो जाती है तुरंत वो सांप्रदायिक हो जाती है। वो देखिए, कुछ लोगों का ऐसा मोटो होता है, लेकिन हम लोग का ऐसा कोई ध्येय नहीं होता कि कहीं पे सांप्रदायिकता फैले। हम लोग बिना जाति, बिना धर्म, बिना भेदभाव के उन योजनाओं को उनके द्वार तक पहुंचा। हमारे वहाँ कोई भी किसी भी धर्म एवं जाति का व्यक्ति आ जाता है, हम लोग उसको उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे वो हमारा परिवार का सदस्य हो। कोई भी हमारे सामने बैठता है, उसकी कोई समस्या हो, थाने की, तहसील की, जिले की, तो हम लोग संबंधित अधिकारी को निर्देश करके, ज़रूरत पड़ती है तो हम एक सहयोगी उनके साथ भेजकर जिले पे विकास भवन में या तहसील पे भेज के उसकी समस्या का निस्तारण कराते हैं। और बहुत जटिल समस्या होती है तो हम लोग खुद ही, जो हमारे स्थानीय विधायक हैं या चेयरमैन हैं, उनको फ़ोन करके एकत्रित होकर उस समस्या को समझौते के तहत निपटाने का काम करते हैं। ये प्रक्रिया लगातार हम लोग करते रहते हैं। एक बड़ा गठबंधन आपके अगेंस्ट अब तैयार हो रहा है, बैठकें भी आप देख ही रहे हैं। इंडिया विपक्षी गठबंधन की मैं बात कर रही हूँ, इस बार क्या लग रहा है कि चुनौतियां रहने वाली हैं? क्योंकि आप देखिए ना, अखिलेश यादव भी पूरे एक्टिव हैं इंडिया को लेकर ही। भले ही अभी बसपा सुप्रीमो स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है या फिर RLD स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है। RLD को लेकर भी इस तरह की खबरें हैं कि आप ही की सहयोगी दलों के साथ अंदर ही अंदर बातचीत चल रही है। लेकिन क्या लग रहा है, चुनौतियां रहने वाली हैं इस बार लोकसभा इलेक्शन में? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो ऐसी कोई चुनौती नहीं दिख रही है हम लोग को, क्योंकि जिस प्रदेश में सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी महाराज जी लिए हुए हैं और जनता सुरक्षित अपना जीवन यापन कर रही है, अपने रोजगार से जुड़ रहे हैं, अपने परिवारजनों से जुड़कर, और सरकार से हम लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। जनता भी सरकार से डायरेक्ट जुड़ गई है, बीच में कोई बिचौलिए नहीं है। ये जो इंडिया का जो गठबंधन लोगों ने किया है, ये कोई मोदी जी ने कहा है, सीधे सीधे कहा है कि ये इंडिया गठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन है। ये लोग टीवी स्क्रीन पे तो एक साथ आते हैं, लेकिन जैसे ही टीवी स्क्रीन से बाहर जाते हैं तो अपनी अपनी व्यक्तिवादी विचारधारा को थोड़ी देर पहले आपके संघर्ष पिताजी की कह के गए कि इंडिया नहीं, ये UPA के भ्रष्टाचार का गठबंधन है। निश्चित तौर पर UPA का कब्रिस्तान है ये। अब भाई पिताजी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए मंगलेश जी। इंडिया के बीच में इतने डॉट्स हैं, उन डॉट से इंडिया को अलग एक एक वर्ड अल्फ़ाबेट जो है वो अलग होते जा रहे हैं, ना कि इंडिया एक दिखता है। मुझे लगता है कि ये सब अलग अलग ही रहने वाले हैं। इंडिया घमंडिया, इंडिया जो है UPA के भ्रष्टाचार का कब्रिस्तान है। तो ये जो आप लोग वार कर रहे हैं इंडिया पर, तो वो लोग भी तो अपनी रणनीति का, इसीलिए उनको डॉट 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 बोला जा रहा है। और मायावती उसमें साथ में नहीं है, जयंत चौधरी उनके साथ में नहीं है, और जो हैं वो आपके साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद आपके साथ हैं, अनुप्रिया पटेल आपके साथ हैं। तो जो PDA की बात कर रहे थे उसमें ज़्यादातर लोग तो आपके पास दिख रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर से जो है जितने भी NDA के घटक दल हैं वो शुरू से घटक दल लगभग बने हुए हैं। शायद जो अपने आप गया हो तो बात अलग है, वरना सारे के सारे उसमें पहले से मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने उनको भगा दिया
या वो कर दिया। आप यहाँ पर रोज़ झगड़े होते रहते हैं और इसके गवाह मैं समझता हूँ कि आपके साथ साथ सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसलिए उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ओम प्रकाश राजभर गए थे लेकिन ज्यादा दिन एसी में रह नहीं पाए, अखिलेश जी को नसीहत दी और वहां से और वापस चले आए। यही मैंने कहा ना कि वो खुद स्वयं वापस आ गए। मोदी जी ने किसी को ये नहीं कहा कि नहीं आप निकल जाओ, या योगी जी ने ऐसा किसी से नहीं कहा कि आप जो है हमारा दल छोड़ के चले जाओ। इस तरह की चीज़ें भले बहुमत रहा उसके बावजूद ये हुआ, तो ये हमारे एनडीए का की स्ट्रेंथ को दिखाता है, उसकी ताकत को दिखाता है निश्चित तौर से। गोरखपुर के लोगों को बतौर मेयर आप क्या कहना चाहते हैं? गोरखपुर के मेयर रहते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सभी से ये अनुरोध करते हैं कि हमारे शहर को साफ और सुंदर बनाने में 10% अगर मेरा योगदान है तो शायद 90% योगदान हमारे नागरिकों का है, सम्मानित नागरिकों का है, और वो हमें बहुत सहयोग भी कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इंगित किया कि जो है पिछले 5-6 वर्षों में हमारा शहर बहुत साफ सुथरा हो गया है, और निकट भविष्य में ये एक, जैसा कि अभी मैडम बता रही थी कि माना जाए कि जब अगली बार हम लोग आएंगे जी मीडिया के मंच पे आपको बुलाएंगे तब तक नंबर 1 हो जाएगा गोरखपुर स्वच्छता में? देखिए, नंबर 1 होने में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और हम लगे हुए हैं, और कोशिश हमारी ये होगी कि अगर नंबर 1 नहीं तो कम से कम शुरू के देश के 5 शहरों में इसकी गिनती होगी। ताली बजा दीजिए भाई जोरदार। आप बताइए कि आप क्या कहेंगे पब्लिक को, क्योंकि अब चुनाव में आप जाने वाले हैं, वक्त बिल्कुल बचा नहीं है, 1 नेशन 1 इलेक्शन भी आ गया है, तो क्या कहना चाहते हैं जनता से? बस मैं जनमानस से ही अपील करना चाहता हूं कि जो पार्टी या जो संगठन, जो विचारधारा आपके हित के लिए काम कर रही है, आपके सुरक्षा की गारंटी ले रही हो, आपके संरक्षण की गारंटी ले रही हो, आपको विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रही हो, उसका साथ दें। जैसा समय समय पर लोग आए, बरगलाने का काम किए, उनसे दिग्भ्रमित होने का काम न करें। पीडीए नाम दिया गया है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन वास्तव में पीडीए का काम कौन कर रहा है? अगर हम काम की बात करें तो मैं एक निषाद समाज का बेटा हूँ। सांसद बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी ने किया, अपना दल ने किया। अल्पसंख्यकों को बिना किसी जातीय भेदभाव के उनके घरों तक सारा कुछ पहुँचाने का काम, कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि 140 करोड़ अगर हमारा जनमानस है तो 80 करोड़ लोगों को भोजन देने का भी काम हमारी सरकार ने किया। जनता सोच समझ कर वोट करे। निश्चित तौर पर जनता जाग चुकी है, जान चुकी है किसके साथ रहना है, और जो हम लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसके आगे सबका प्रयास भी आपने जो सबका प्रयास, तो सबके प्रयास से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक अखंड भारत निर्माण में एक सभी लोग संकल्प लें और मोदी जी के साथ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का जी मीडिया से जुड़ने के लिए। और अब इस मंच पर